चलो भैया, मुगलों के ख़ानदान की कहानी तो हमने जान ली। अब मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था इसके बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। तो बाबर और हुमायूं जो है वो जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रंट पर अगर कहो तो एक डेफिनेट सिस्टम या पैटर्न जो है उस पर वो फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि काफ़ी अस्थिरता का टाइम रहा। बाबर जो है वो तो मुगल एम्पायर मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते करते ही चला गया, और हुमायूं बेचारा जो है वो तो भागने से लेकर लौट के आने तक में उसका टाइम बीत गया। लेकिन अकबर के शासनकाल के अंत आते आते जो है हम पाते हैं कि काफ़ी जो है एलेबोरेट ऑफिसेज, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के साथ जो है, और फिर जो है हेड ऑफ ऑफिसेज असाइनमेंट के साथ जो है एक सिस्टम प्लेस में आ चुका था। ठीक है, तो बेसिकली कह सकते हो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम या पैटर्न जो है वो अकबर के शासनकाल के अंत होते होते तक जो है इमर्ज होता है, राइट। जिसमें कि कह सकते हो कि डिफरेंट हेड ऑफ ऑफिसेज को जो है स्पेशलाइज्ड फंक्शंस दिए जाते हैं, उनके अंदर जो है एलाबोरेट ऑफिसेज जो हैं वो काम करती हैं। अब अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, टर्मिनेशन जो होता है इन ऑफिशियल्स का, वो जो है शासक के पर्सनल प्रेफरेंस और विम के मुताबिक होता है। नहीं, आज पेट में गैस बना हुआ है, ठीक है, चलो फलना जगह के इस ऑफिशियल को हटा दो, हाँ, शायद गैस कम हो जाए। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स की अगर आप बात करिएगा तो जो दीवान का जो ऑफिस होता था इसको अकबर के पीरियड में काफ़ी मजबूत किया गया। जो चीफ मेन दीवान जो होता था, दीवानी कुल, तो उसको जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया गया रेवेन्यू और फाइनेंस के लिए। ठीक है, उसका प्राइमरी ड्यूटी जो था वो ये था कि जो इंपीरियल ट्रेजरी है उसका ध्यान रखे और जितने भी अकाउंट्स हैं उनको सुपरवाइज करे। पूरा का पूरा रेवेन्यू कलेक्शन और साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर की मशीनरी थी एम्पायर की, वो सब उसके चार्ज में थी। और दीवान के पावर पर चेक लगाने के लिए, भाई दीवान के पास पूरा अगर पैसा रह जाएगा, दीवान ही सबसे पावरफुल हो जाएगा ना, तो उसके ऊपर जो है एक कंट्रोल रखने के लिए, उसका हिसाब किताब रखने के लिए मुगल एम्पायर जो होता था वो दीवान को जो है स्टेट फाइनेंसेस का डेली हिसाब जो है, रिपोर्ट जो है वो सबमिट करने के लिए कहता था। ओके, यहाँ पर इस केस स्टडी में जो है हम अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। इससे एक फ़ायदा जरूर होगा कि आगे के और बहुत सारी चीज़ों को समझने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो थी वो बाद के मुगल रूलर्स के द्वारा फॉलो की गई थी। तो इसमें पहले कि प्रोविंसेस का डिवीजन किया गया। अकबर ने जो है पूरी टेरिटरी जो मुगल्स के अंदर थी इसको 12 प्रोविंसेस में डिवाइड किए, जो कि सूबा कहा जाता था। डेक्कन के कॉन्टेक्स्ट के बाद 3 नए सूबा बनते हैं, बेरार, खंदेश और अहमदनगर, तो ये ऐड किए जाते हैं। हर एक सूबा जो है उसको फिर जो है नंबर ऑफ सरकार्स में बांटा जाता है। ठीक है, तो सूबा के नीचे हो गया सरकार को जो है फिर परगना और महल में बांटा जाएगा। शाहजहां के पीरियड में जो है एक और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऐड किया जाता है, चकला। ओके, तो ये जो है कह सकते हो कि कुछ परगनाज का जो है एक क्लस्टर, जो परगना का जो है ग्रुप हुआ करता था। अकबर ने जो है मनसबदारी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया मुगल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मतलब कि अकबर के जो ऑफिशियल्स थे इसमें ईरानी, तुरानी, इंडियन मुस्लिम्स, जिसको कि शेख जादाज कहते थे, इसके अलावा अफ़गान और राजपूत, ये सब शामिल होते थे। बाद में मराठा जो थे उनको भी शामिल किया गया। और ये जो ऑफिसर्स मुगल सर्विसेज ज्वाइन करते थे तो इनको मनसबदार कहा जाता था। मनसब का मतलब 3 होता था। पहली बात तो ये कि ये जो है मनसब होल्डर का जो है स्टेटस और रैंक डिफाइन करता था। ठीक है, मनसबदार का जो है स्टेटस और रैंक जो है ये डिफाइन करता था। तो ये जो है एक ऑफिशियल हायरार्की का हिस्सा हो गया कि भाई इसका क्या ये पड़ेगा। इसी के आधार पर जो है मनसबदार का पेमेंट भी फिक्स होता था। इसके अलावा जो है ये जो है उस सवार या कंटिजेंट ऑफ हॉर्सेज और इक्विपमेंट को भी तय करता था। इतने सवार या कंटिजेंट, मतलब इतना घुड़सवार आपको रखना है या इतना जो है औजार आपको रखना है, इसका भी संख्या इसके आधार पर जो है मेंटेन होता था कि भाई आपको 5000 रखना है, आपको 10,000 करना पड़ता है। तो जैसे कि मान लो कि 5,000 वाला अलग मनसबदार होगा, 10,000 वाला जो है वो अलग मनसबदार होगा। और इसमें जो रैंक या सैलरीज होती थी मनसबदार की, वो जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर होती थी, जैसे कि जाट कहा जाता था। तो ये हो गया मनसबदारी सिस्टम, राइट। 5,000 घुड़सवार वाला होगा, 10,000 वाला होगा, इस टाइप से जो है उसको ज़मीन दिया जाएगा, उसका जो है रेवेन्यू का एक सोर्स होगा अपना। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसने जो है अकबर ने जो है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक नया शेप दिया। उसने जो पहले की प्रैक्टिसेस थी उसको जो है नए कुछ मेजर्स के साथ, आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन के मेजर्स के साथ कंबाइन किया और उसने जो है एक सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने की कोशिश की। उसने जो है दोनों मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स को जो है मनसब दिया, ठीक है, और उसको दिया गया कि मतलब उनकी मेरिट क्या थी या वो स्टेट की क्या सर्विस करते थे, इस आधार पर उनको मनसब दिया गया। जागीरदारी सिस्टम,
अकबर के सिस्टम के समय जितने मनसबदार थे उनको कैश में पे किया जाता था, या फिर उनको जो है जागीर दी जाती थी। ओके, तो जो जागीर का जो होल्डर होगा उसको आप जागीरदार कहिएगा। तो इस जागीर का जो रेवेन्यू होगा वो रफली जो है उस मनसबदार की सैलरी के बराबर होता था। तो मुग़ल एम्पायर जो है वो इस तरीके से बहुत सारे जो चीफ्टेंस होते थे, छोटे छोटे राजा जो होते थे, और उनकी आर्मी जो होती थी, उनका सपोर्ट गेन करने में जो है सक्सेसफुल रह गए थे, और इससे उन्होंने कई नए कॉन्केस्ट भी किए। साथ ही साथ जो है चूँकि अब उन मनसबदार के साथ जो है फ्रेंडली रिलेशन रहता था, क्योंकि सबको जो है अपना अपना खर्चा पानी का व्यवस्था मिल चुका है, तो उसकी वजह से जो है एम्पायर के अंदर शांति भी रहती थी। चिफ्टेंस को भी फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि अब जो है वो अपनी टेरिटरीज़ तो बचा के रख ही सकते थे, साथ साथ जो है जैसा चाहे वैसा जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अपना चला सकते थे। और इसके अलावा जो है उनको जागीर या मनसब भी मिल रहा, जागीर और मनसब भी मिल रहा था। उनको जो है इनफैक्ट जागीर में जो है अपने किंगडम, जैसे कि वतन कहा जाता था, उससे भी बड़ा बड़ा ज़मीन दिया गया था। तो भाई वो भी खुश हैं, वो भी अब खूब जो है मुग़लों के नाम पर जो है ढोल बजाएंगे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करो तो मेन सोर्स ऑफ इनकम मुग़ल के अंदर जो अवेलेबल था वो लैंड रेवेन्यू था, जिसमें कि किसानों की उपज पर जो टैक्स लगता था वो भी शामिल था। अकबर जो था उसने राजा टोडरमल को जो है ये जिम्मा दिया कि वो जो है एक नया और इफ़ेक्टिव मेथड लैंड रेवेन्यू का डेवलप करे, और टोडरमल ने जो है बंदोबस्ती या जब्ती सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। इसमें जो है सारे ज़मीन को मेजर करके इसको 4 हिस्से में बांटा गया। पोलाज मतलब जैसे कि साल में एक बार खेती होती है, पड़ौती मतलब जिसमें कि 1 या 2 साल में जो है खेती होती हो। चाचड़ तो ये वो ज़मीन हो गई जो कि हर एक 3 से 4 साल पर इस पर खेती होती हो। और बंजर ऐसी ज़मीन जिसमें कि पिछले 5 साल से खेती ना हुई हो। फिर उसके बाद तो इस तरह से मेजर लैंड जो था उसको इन 4 हिस्सों में बांट दिया गया प्रोडक्टिविटी के आधार पर। और फिर जो है एवरेज प्रोडक्शन जो होता था लास्ट 10 ईयर्स का, इसके आधार पर जो है टैक्स लिया जाएगा। तो लैंड रेवेन्यू जो होता है वो फिक्स कर दिया जाता था कि एवरेज प्रोड्यूस जो हो गया आपका पिछले 10 ईयर्स का जो एवरेज प्रोड्यूस हुआ उसका 1/3 जो होगा वो अब आपका जो है टैक्स हो जाएगा। और स्टेट जो है इसके अलावा फार्मर्स को एडवांस लोन्स भी दिया करते थे खेती बाड़ी वगैरह के लिए। और ज़मींदार जो होते थे, ज़मींदार वो इंटरमीडिएट बिचौलिए होते थे जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे। तो अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि क्या अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँच पा रही थी। देखो ऑफ कोर्स काफ़ी नीचे तक तो जरूर पहुँची थी, लेकिन अगर ये बोलो कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक पहुँच रही थी तो 100% नहीं कह सकते हैं। रीजन यह कि रेवेन्यू फिक्सेशन वगैरह का जो सिस्टम उसने किया था ऑफ कोर्स इट रीच द ग्रास रूट लेवल, लेकिन जो कलेक्शन टैक्स कलेक्शन का जो मॉड्यूल था दैट ऑफ कोर्स दैट हैड प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, और इसकी वजह से जो है शायद लोगों को थोड़ी असुविधा झेलनी पड़ती होगी। अब इसके अलावा जो है मीर बख्शी जो है वो मिलिट्री के चार्ज में था, तो वो जो है सारे मनसबदार के अपॉइंटमेंट वगैरह का जो है ऑर्डर दिया करता था, और साथ ही साथ जो है उनका सैलरी पेपर जो है वो भी उसी के द्वारा इंडोर्स होता था। इसके अलावा जो हॉर्सेज वगैरह पर जो ठप्पा लगाने का काम होता था ब्रांडिंग का, जिसको कि दाग कहते थे, ठीक है, तो ये काम को भी वो पर्सनली सुपरवाइज करता था। और इसके अलावा जो मस्टर रोल होता था, चेहरा मतलब कि सबका अटेंडेंस बनने का काम, तो ये काम भी जो है वो खुद से देखा करता था। ऑफ कोर्स उसके असिस्टेंस में जो है बाकी बख्शीश भी रहते थे। मीर सनम वो जो है ऑफिसर इंचार्ज था रॉयल कारखानाज का, तो जो वो जो है बेसिकली डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स जो भी सामान वगैरह परचेज होते थे उनको सुपरवाइज करता था, और साथ साथ उनके स्टोरेज का जिम्मा भी जो है रॉयल हाउस होल्ड के लिए ये सब का काम देखता था। और जो डिफरेंट आर्टिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी उनको मैन्युफैक्चरिंग को भी वो देखता था, चाहे युद्ध का सामान हो या फिर जो है लग्जरी का कोई सामान हो। फिर सद्र उस सुदूर वो जो है बेसिकली जो है वो जो है सदरियत के कानून को जो है प्रोटेक्ट करता था, जबकि जुडिशियरी के हेड को जो है काजी उल कुजत कहा जाता था। एक जो सूबा का जो गवर्नर होगा तो वो सूबेदार कहलाएगा या सूबादार, वो जो है डायरेक्टली एम्पायर के द्वारा अपॉइंटेड होता था। और यूजुअली जो है सूबादार का जो टेन्योर होता था, पीरियड होता था, वो 3 साल का होता था। उसका काम होता था लोगों के भलाई का जिम्मा उठाना, साथ ही साथ जो है आर्मी की भलाई का जिम्मा उठाना, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना सूबे का। उसके असिस्टेंस में बख्शी होते थे, फिर मिलिट्री पे मास्टर, और फिर जो है रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रोनेज के कह सकते हो कि मिनिस्टर जो होते थे सद्र हो गए, फिर मिलिट्री कमांडर्स जिसमें कि फौजदार हो गए, और फिर जो है आपके टाउन पुलिस कमांडर जो कि कोतवाल कहते थे।
फाइनेंसेस जो थे इनका ध्यान रखने के लिए दीवान होते थे सेंट्रल लेवल पे। तो इस तरीके से जो है मुग़ल जो थे कह सकते हो कि अपने ऑफिशियल्स के द्वारा जो है ऑफिशियल्स के ऊपर जो है वो बिल्कुल ध्यान रखते थे, नज़र रखते थे, ठीक है। प्रोविंसेस में भी अपने ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो कि एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करते थे, ठीक है। मतलब फाइनेंस देखने के लिए दीवान हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए जो है फिर कोई और हो जाएगा, और फिर सदर हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको, सूबेदार हो जाएगा, गवर्न करने के लिए। इस तरह से डिफरेंट जो है आपके बन जाएंगे नज़र रखने वाले। तो ये हो गया मुग़लों का। और इसके अलावा मुग़ल रूलर्स होते थे वो फ्रिक्वेंटली हर एक सूबे का विजिट करते थे, और इसके अलावा जो है ऑफिशियल्स के फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र का सिस्टम होता था 3 साल के बाद एवरेजली, और इसकी वजह से मुग़ल जो थे वो अपने ऑफिशियल्स पर भी चेक कर सकते थे। अकबर ने जो है इबादत खाना का भी कॉन्सेप्ट एक आता है कि अकबर ने जो है एक नया कैपिटल बनाया था मुग़ल एम्पायर का फतेहपुर सिकरी में, और उसने जो है अपने कोर्ट में बहुत सारे डिबेट्स के सीरीज को स्पॉन्सर किया था, जिसमें कि डिफरेंट रिलीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेते थे, जैसे कि क्रिश्चियंस, हिंदू, जोरास्ट्रियंस और जैन। और इसके लिए उसने जो है इबादत खाना बनाया था हॉल ऑफ प्रेयर फतेहपुर सिकरी में। तो वो जो है रिलीजन और सोशल कस्टम्स जो थे डिफरेंट लोगों के, उसमें काफ़ी उसने गहरी रुचि ली, और उसने जो है सुलह कुल या यूनिवर्सल पीस का भी एक आइडिया जो है उसने सोचा, जिसका कि आउटलुक सेकुलर था और जिसमें कि धर्म के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होता था। तो खैर ये तो हो गया उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ऑफ कोर्स लाइक अकबर के टाइम में डेवलप हुआ ये सिस्टम जो है काफ़ी एलाबोरेट है, काफ़ी जो है इसमें कोशिश की गई है कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जो है जहाँ एक तरफ जो है ऑफिसेज जो हैं वो काफ़ी प्रॉपरली फंक्शन कर सकती हैं, साथ ही साथ जो है उनके ऊपर जो है सेंट्रल लेवल से जो है नज़र भी रखी जा सकती है। Now we will look at the crisis within Mughal Empire in the next lesson, and with that we will end this chapter. Bye bye.